तो भाई लोग, कल के क्लास में अपन लोगों ने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा सबसे पहले वो जाओ, देन इसमें आना, क्योंकि आज ये चैप्टर खत्म होगा। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द सीपी एक्ट 1986। देखो, अब जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चलो वो तो खत्म हो गया, उसका मसला खत्म। बट कुछ तो हमारी ग्रीवेंस हो ही सकती है जिससे रिड्रेस करना पड़ता है। मान लो सिचुएशन आउट ऑफ द कंट्रोल है, अब क्या करना पड़ेगा? भाई तेरे ऊपर केस कर दूंगा, तेरे ऊपर केस कर दूंगा। ये सिचुएशन अगर आ गया तो कोई ना कोई तो रिड्रेसल एजेंसी होना चाहिए जो हमारी बातों को ध्यान से सुने। क्लियर है ना? तो बस इसी के लिए ये रिड्रेसल एजेंसी बनती है, जो सीपी एक्ट बोलती है कि भाई ऐसा ऐसा रिड्रेसल एजेंसी होना चाहिए, चाहे स्टेट वाइज बोल लो, चाहे नेशनल वाइज बोल लो। और अल्टीमेटली हमारा जो सबसे टॉप अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वहां तक बात पहुंचा जाएगा। सिचुएशन डिपेंड्स, याद रखना। अब क्या क्या है देखो, सबसे पहले हमारा जो तीन बॉडी काम करता है, ये रिड्रेसल एजेंसीज, मतलब कोई भी ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करने के लिए तीन एजेंसीज मेनली काम करती है, और लास्ट में ये काम करती है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला एजेंसी क्या है? ये है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, मतलब डिस्ट्रिक्ट से लेकर, मतलब छोटे से स्टार्ट करते हैं ना, तो डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो कोई भी कंप्लेंट लॉन्च हो रहा है जो 20 लाख से कम है, जो 20 लाख से कम है, उसका सारा केस का सॉर्ट आउट, मतलब उसका निपटारा करने वाला यही होगा। क्लियर है? देखो, कंज्यूमर कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट फॉरम बोलते हैं। क्लियर है? ये कब हो सकता है? मान लो ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा सिचुएशन आया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी तुम्हारा मसला सॉल्व नहीं हुआ। ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल से हट करके चले आएंगे स्टेट कमीशन। देखो, एक लेवल अप हो गया, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या है? स्टेट कमीशन। लेकिन ये चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है, देखो कि किस तरीके से कंप्राइज होते हैं ये सारे फॉरम्स, कैसे बनते हैं, उनका मतलब किस तरीके से वो बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, एक प्रेसिडेंट होना चाहिए उसमें, ठीक है। दूसरा, दो अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो दो मेंबर अपॉइंट करके देगी उस फॉरम के लिए। क्लियर है? जिसमें एक मेंबर तो वुमेन होना बिल्कुल मस्ट है। क्लियर है? और एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे देखो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम जब स्टेट कमीशन को अगर अपील करती है कि भाई ये केस तो अपने बस के बाहर है, तुम देख लो, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉरम बोलता है स्टेट फॉरम को, तो ये अपील जब करता है तो ये विद इन 30 डेज होना चाहिए, लेकिन उसमें अप्रूवल होगा जरूर। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉरम, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में तुम अगर अपील करते हो तभी ये सुना जाएगा, मतलब वो केस तुम्हारा स्टेट कमीशन के पास पहुंचेगा। अब जब स्टेट कमीशन की बात करते तो ये भी कौन बनाती है? ये भी देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट फॉरम और स्टेट कमीशन, ये फॉरम है, ये कमीशन है, ये दोनों बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, जिस स्टेट में जो गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, अगर तुम्हारा कंप्लेन 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ के कम है, तब तुम इसमें डायरेक्ट कंप्लेंट लॉन्च करोगे। डायरेक्टली एक केस तो यहां से आ सकता है, लेकिन अगर तुम डायरेक्टली जाना चाहते हो, जब तुम्हारा अमाउंट 20 लाख और 1 करोड़ के अंदर में है, तो तुम स्टेट कमीशन में डायरेक्ट जाकर के अपना केस फाइल करोगे। क्लियर है? तो कंज्यूमर कोर्ट एट स्टेट लेवल, ये तो स्टेट लेवल की बात है। इसमें क्या क्या, इसका कंप्राइजिंग कैसे कैसे होता है, ये कैसे कैसे बनती है? देखो, एक प्रेसिडेंट, इसमें भी 2 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है इसे। लेकिन इसमें भी एक जो है, जो मेंबर है, उसमें एक वुमेन होना चाहिए। ये सब चीज एकदम याद रखना। क्वेश्चंस हमेशा हॉट्स में पूछे जाते हैं, केस स्टडीज में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, तो देखना, ठीक है। अब मान लो ऐसा, इसमें भी ऐसा सिचुएशन आ गया कि भाई ये केस सॉल्व नहीं कर पाया, तुम्हारा जो केस था वो सॉल्व नहीं हो गया। अब क्या करोगे? अब तुम इसके जो डिसीजन है, ये जो डिसीजन है, इससे तुम अनसेटिस्फाइड हो, तुम करना चाहते नहीं, भाई मेरा कहा सुना नहीं गया, मैं तो फिर केस फाइल करूंगा। तो अब तुम क्या करोगे? तुम अपील करोगे नेशनल कमीशन। लेकिन याद रखना, इसके ऑर्डर के अगेंस्ट में होना चाहिए, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एससी। इसने जो डिसीजन दिया उसके अगेंस्ट में तुम अपील करोगे। नहीं भाई, स्टेट कमीशन ने मेरी बातों को सुना नहीं, उसका ऑर्डर हमको समझ में नहीं आया, मैं तो आपसे करवाना चाहता हूं, मतलब नेशनल कमीशन के पास अपना केस रखना चाहता हूं। ऐसा सिचुएशन हो सकता है।
ये भी कंप्लेन होगा विद इन 30 डेज, याद रखना सब 13 डेज के टेन्योर में होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कमीशन। जब स्टेट खत्म हो तो उसके ऊपर कौन सर? सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल कमीशन बनाने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट किसने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन नेशनल कमीशन बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन कौन से कंप्लेंट को डायरेक्टली लेगी? अगर तुम्हारा कंप्लेंट मोर देन 1 करोड़ है, चाहे जितना भी हो जाए, 1 करोड़ से ज्यादा अगर है, तो ये डायरेक्टली तुम यहां पे अपना कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। देन कंज्यूमर कोर्ट एट नेशनल लेवल बोलने की जरूरत नहीं है। ये कैसे कैसे बनता है? क्योंकि भाई इसका लेवल, इसका जो स्कोप है थोड़ा बड़ा है, तो यहां पे इसका कंपैरिजन भी थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। ये एक प्रेसिडेंट को लेकर के चलती है। देन यहां पे और यहां पे जैसे 2 मेंबर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थे, लेकिन यहां पे 4 मेंबर अपॉइंट किया जाएगा। किसके थ्रू? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। और जिसमें से एक वुमेन का होना मस्ट है। मतलब एक चीज कॉमन है कि वुमेन सब में एक मेंबर होना कॉमन है। एक से ज्यादा हो सकती है, बट मिनिमम जो लिमिट है वो एक होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो, अब मान लो ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि भाई तुमसे भी हम खुश नहीं, मतलब इनका जो डिसीजन था, नेशनल गवर्नमेंट का जो डिसीजन था, इसके भी डिसीजन से खुश नहीं, तो तुम लास्ट कहां जाओगे? अपना सुप्रीम पावर के पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। अगर इसका ऑर्डर तुमको अच्छा नहीं लगा तो इसके अगेंस्ट में एक अपील करो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, यहां पे सुना जाएगा तुम्हारा केस। अब बात कर लेते हैं मेन चीज। जब मान लो ये टोटल हमेशा चाहता, अगर मान लो कोई केस करता है अंडर सीपी एक्ट में, सीपी एक्ट में अगर कोई केस जा रहा है 1986, तो हमेशा ये सीपी एक्ट के थ्रू चाहता है कि तुम्हारा जो ग्रीवेंस का रिड्रेसल है वो जब बहुत जल्दी, स्पीडली एंड इन एक्सपेंसिव वे में हो जाए। तो कितने टाइम में, टेन्योर में, कितना टेन्योर में होगा, ध्यान से देखो। अगर नॉर्मल है तो तुम्हारा वो जो रिजल्ट है वो 3 मंथ में आ जाएगा। मतलब तुम्हारा कोर्ट केस की सुनवाई 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, वो सॉर्ट आउट। अगर मान लो कोई भी केस जिसमें लेबोरेटरी टेस्ट जरूरी है और एक्सेट्रा फर्दर जो है वो टेस्ट अगर जरूरी है, तो वो 2 महीने के लिए और एक्सटेंड हो जाती है, तब वो क्या हो जाता है? 5 मंथ हो जाता है। ये याद रखना। क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इससे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन और केस स्टडीज देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है और ये 30 डेज का इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसमें। क्लियर है। और ये मंथ टेन्योर, हम लोगों ने रिड्रेसल एजेंसीज की बात कर ली। अब मान लो कि तुम्हारा मतलब कंज्यूमर का जो केस है जिसके अगेंस्ट में फाइल किया गया है और कंज्यूमर प्रूव हो गया है कि उसका जो केस है वो जेन्युइन केस है, तब वो क्या करेगा? वो जो डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलो, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कमीशन बोल दो, वो कहीं ना कहीं वो अपोजिट पार्टी, अपोजिशन पार्टी को ये डायरेक्शन देगी कि भाई तू अपने प्रोडक्ट में मतलब इतने सारे रिलीफ जो है वो मिल सकती है कंज्यूमर को। अगर वो केस जीतता है तो क्या क्या रिलीफ से देखो। सबसे पहला वो मतलब जो कोर्ट है वो बोलेगी टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। अगर तुम्हारा मतलब ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को बोलेगा कि अगर तुम्हारा गुड्स में डिफेक्ट है या कोई भी सर्विस में डेफिशिएंसी है तो भाई उसे हटा लो, सीधी सी बात है, उसे हटा लो। नेक्स्ट, अब क्या करोगे? अगर ऐसा होता है या हटा नहीं सक रहे हो तो तुम क्या करो? अगर वही प्रोडक्ट रखना चाहते हो तो तुम रिप्लेस करो न्यू वन से, उस प्रोडक्ट को हटा दो। क्या है? टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विथ अ न्यू वन। नेक्स्ट बात करते हैं टू रिफंड द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्ट और द चार्जेस पेड फॉर द सर्विस। अगर कंज्यूमर ने जो भी पेड किया है अमाउंट, प्रोडक्ट की बोलो या सर्विस के लिए बोलो, उस पैसे को रिफंड कर दो। ये भी एक रिलीफ मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट, टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर। अगर उस प्रोडक्ट से कंज्यूमर को कोई भी इंजरी हो जाता है तो उससे रिलेटेड जो भी खर्च कस्टमर ने या कंज्यूमर ने किया है उसके पूरे कंपेंसेशन को वो अपोजिशन पार्टी ही पे करेगा। क्लियर है। तो क्या है? टू पे द रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी। नेक्स्ट बात करते हैं टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टेंसेस। मान लो इसको प्यूनिटिव का मतलब है दंडात्मक, दंड के रूप में तुम्हें एक डैमेजेस पे करना पड़ेगा। किसको? कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। मतलब ये टोटली ये जो फॉरम्स है, जो कमीशंस है, वो बोल रही है किसे?
वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को बोलो, ये बिजनेसमैन को बोलो, ये बोल रहे हैं कि भाई प्यूनिटिव डैमेजेस तुम्हें कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल। कोई भी जो रिस्की फॉर लाइफ हो उसे सेल अब से नहीं करोगे, तो नॉट टू ऑफर हैजर्डस गुड्स फॉर सेल। नेक्स्ट बात करते हैं टू विड्रॉ हैजर्डस गुड्स फ्रॉम सेल। हटा लो, जो भी सेल के लिए रखे हो उसे मार्केट से निकाल लो, उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल मत रहने दो। नेक्स्ट बात करते हैं इफ द लॉस और इंजरी हैज बीन सफर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट से लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट हो रहा है तो उसे एटलीस्ट 5% ऑफ वैल्यू ऑफ सच डिफेक्टिव गुड्स और सर्विस तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, अगर मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट हो रहा है उस प्रोडक्ट से। नेक्स्ट, टू पे एडिक्वेट कॉस्ट टू द एग्रीव्ड पार्टी। अगर एग्रीव्ड पार्टी बोलता है कि तुम्हारे वजह से, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बोलो या सर्विस से बोलो, एग्रीव्ड पार्टी को कुछ लॉस फेस करना पड़ा है तो उसे पे करना पड़ेगा एडिक्वेट कॉस्ट। समझ रहे हो? तो इतने सारे रिलीफ्स अवेलेबल है कंज्यूमर के, अगर वो केस जीतता है तो। और वो जो फॉरम्स बोलो, कमीशंस बोलो, अगर वो सेटिस्फाइड है कि नहीं ये कंप्लेंट बिल्कुल सही है उस पर्टिकुलर सेलर के खिलाफ, तो ही ये सारे रिलीफ्स अवेलेबल हो पाएंगे। क्लियर है? हम लोगों ने कंज्यूमर के बारे में तो पढ़ लिया, कंज्यूमर के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ ली, ग्रीवेंस और उसके रिट्रेसल एजेंसीज के बारे में पढ़ ली, बट अभी तक ये नहीं पढ़ा कि कौन है जो कंप्लेंट फाइल कर सकता है और किसके अगेंस्ट में फाइल करना है कंप्लेंट, तभी ना बात आगे बढ़ेगा। तो बात देखो यहाँ पे कि कौन है वो जिसके अगेंस्ट है, मतलब किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हो सकता है और कौन फाइल करता है। तो सबसे पहले कोई भी कंज्यूमर जो बेनिफिट ले रहा है गुड्स और सर्विसेज की, अगर वो सफिशिएंट बेनिफिट नहीं ले पा रहा, मतलब जिस वजह से उसने परचेज किया अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो चाहे बिलो स्टैंडर्ड गुड्स हो, तो वो कंप्लेन कर सकता है। तो एक कंज्यूमर। नेक्स्ट, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर है, अगर वो रजिस्टर्ड है और कोई या एसोसिएशंस बोल लो, अगर वो है तो वो भी फाइल कर सकता है। ये किसके अगेंस्ट में, वहां पे जाएंगे तो पता चलेगा। द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर एजेंसी है, वो भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करती है, तो अगर उसे भी अगर कंप्लेन फाइल करना होगा किसी भी मैन्युफैक्चरर के बिहाफ में, अगेंस्ट में, तो वो फाइल कर सकता है। वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ सेम कंज्यूमर इंटरेस्ट। इसका मतलब है अगर मान लो बहुत सारे कंज्यूमर है और उनका सेम प्रॉब्लम है, सेम इंटरेस्ट है कि उनका ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, फलान ढकान प्रॉब्लम कुछ भी अगर हो गया और उसके बिहाफ में, अब सारे तो मिलकर के नहीं जा सकते, तो उसके बिहाफ में एक या दो या एक से कुछ ज्यादा कंज्यूमर जाकर के कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अ लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज्ड कंज्यूमर। मान लो कि जो कंज्यूमर है तुम्हारे प्रोडक्ट को, तुम्हारे सर्विसेज को कंज्यूम करके वो क्या हुआ, डिसीज्ड हो गया। अब क्या हुआ, वो तो खुद कंप्लेन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका अगर कोई लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब उसके अपने रिलेशन में अगर कोई है जो लीगली उसका अपना बॉन्डिंग में है, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लेन लॉन्च कर सकता है या कर सकती है। क्लियर है? अब बात करते हैं किसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल किया जाता है। तो देखो, द सेलर, बिल्कुल सही बात है, द सेलर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर हु हैज सोल्ड द डिफेक्टिव गुड्स। अगर कोई सेलर, कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर अगर बिलो द स्टैंडर्ड गुड देती है या डिफेक्टिव गुड देती है, तो उसके अगेंस्ट में ये फाइल कर देता है केस। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं द सर्विस प्रोवाइडेड इन केस ऑफ सर्विस आर डेफिशिएंट इन मैनर। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी है और वो सर्विस प्रोवाइड करती है और उसका जो सर्विस है वो डेफिशिएंट है, मतलब वो उस तरीके के लायक नहीं है, तो कोई भी कंज्यूमर फाइल कर सकता है इसके अगेंस्ट में केस। देखो, भले ही ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया है, बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ गाइडलाइंस है, जैसे वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। किस तरीके से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, उसका क्या तरीका है, क्या मीन्स है, वो बताना है। तो ये केस स्टडी से रिलेट करके पूछा जाता है कि बताओ कोई भी 3, कोई भी 2 वेज और मीन्स जिससे कंज्यूमर प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
तो देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन बोलो, कंज्यूमर बोलो, गवर्नमेंट बोलो, अपने अपने तरीके से चाहती है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जाए, बट फिर भी हमें तो पढ़ना है, तो पढ़ना है तो देखते हैं। देखो सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस, एक्चुअली ये क्या है, ये हम लोगों के आंख के सामने, मतलब देखना हमेशा हर एक जो भी मैन्युफैक्चरर का ब्रांड हो तो वहां पे एक कंज्यूमर केयर बोल करके टर्म आता है। हम लोग तो अच्छे तरीके जानते हैं, फोन में हमेशा गाली देते हैं ना, ए तूने ऐसा 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 पढ़ा, तो वो क्या है, कहीं ना कहीं हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक सेल को बना करके रखता है जिसमें कस्टमर के कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया जाता है। क्लियर है? तो देखो मोस्ट बिजनेस वॉलंटरली मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड हैव सेट अप देयर ओन कंज्यूमर केयर। देख लो अपना क्वालिटी को खुद मेंटेन करता है कि भाई कहीं पे भी कस्टमर गुस्सा ना हो जाए और केस ना कर दे मेरे ऊपर, तो उसके लिए वो लोग खुद एक कस्टमर केयर को रखता है, मतलब कस्टमर केयर सेल बना करके रखता है, जिसमें क्या होता है, रिड्यूस द प्रॉब्लम और कंप्लेंट्स ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर है? ये क्या है, सेल्फ रेगुलेशन बाय द बिजनेस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिजनेस एसोसिएशन। कुछ कुछ एसोसिएशंस भी हैं, जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स अलग अलग जगह में होता है, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स ये क्या करती है, ये कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन देती है बिजनेस को कि भाई ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके कंडक्ट करना है तुम्हें। ठीक है? तो क्या है, देखो द वेरियस बिजनेस एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ले डाउन द कोड ऑफ कंडक्ट एंड द गाइडलाइन फॉर द बिजनेस फर्म। बिजनेस फर्म के लिए गाइडलाइन दिया गया कि किस तरीके से कस्टमर से डील करना है, कैसे कस्टमर को सही तरीके से रखना है। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये है फिक्की। ठीक है? तो ये सबसे मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड, जो ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। ये भी होना जरूरी, अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो कहीं ना कहीं वो खुद से ही प्रोटेक्ट रहेगा, तो ये भी जरूरी है, ये भी एक वे बन जाता है, ये भी एक मीन बन जाता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्ट किया जा सके। देखो अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर अबाउट राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्प देम टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट। वो अगर अवेयर है तो खुद ब खुद वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अब देखो कुछ कुछ कंज्यूमर का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज करेगा बिजनेस को कि ऐसा माल प्रैक्टिस मत करो, इस तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मत करो जिससे कहीं ना कहीं कंज्यूमर को हार्म पहुंचे। तो क्या है, देखो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर को बताएगा, एंड प्रेशराइज बिजनेस फर्म टू अवॉइड मैल प्रैक्टिसेस। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट जो है गवर्नमेंट, ये तो बहुत जरूरी है। देखो ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई हुई है, बहुत सारे एक्ट्स है। देखो ये भी तो कहीं ना कहीं ये एक्ट है, तो ये तो गवर्नमेंट के थ्रू ही है। तो क्या बोलती है, देखो द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेरियस लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड रिक्वायर बिजनेस फर्म टू कंडक्ट बिजनेस विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। वो जो भी बिजनेस फर्म को एक जो फ्रेमवर्क दे देती है, वो चाहती है कि बिजनेसमैन, वो जो बिजनेस है वो पर्टिकुलर बिजनेस उस तरीके से काम करे जिससे कहीं ना कहीं हमारा सेफ गार्ड हो कंज्यूमर इंटरेस्ट को लेकर। क्लियर है? नेक्स्ट अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फाइनली इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज। देखो जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं और जो जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अदर देन गवर्नमेंट तो करती ही है, और गवर्नमेंट के अलावा भी वो कुछ ना कुछ काम करती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी एनजीओ में नहीं आती है। इनका एक अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें गवर्नमेंट कभी भी इंटरवेन नहीं करती। ठीक है? तो वो लोग भी अपने तरफ से कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या क्या करते हैं, देखो एजुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट, ये भी करती है एजुकेट। वो कहीं ना कहीं एजुकेट करने का एक तरीका लगाती है कि वो कहीं ना कहीं ये पब्लिकेशंस है, जो कोर्ट केसेस है, वो कहीं ना कहीं अखबार में, मतलब न्यूज़पेपर्स में दे देती है कि कंज्यूमर इसके बारे में अवेयर हो जाए कि ऐसा कंडीशन हो सकता है। क्लियर है? दूसरा क्या है, एजुकेटिंग कंज्यूमर थ्रू वेरियस पब्लिकेशंस। अभी मैंने बताया कि अलग अलग तरीके से हो सकता है कि कंज्यूमर को उसके तक वो न्यूज को पहुंचाए। नेक्स्ट
कंडक्टिंग कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट, अगर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसको लैब टेस्टिंग ये सब जरूरत पड़े तो ये सब करवाती है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ। नेक्स्ट बात करते हैं इनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट वेयर एवर नेसेसरी, जब जरूरत पड़े तब प्रोटेस्ट करो। ये इनकरेज कराने का काम कौन करती है? एनजीओ करती है और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन करती है। लास्ट जो नेक्स्ट बात करते हैं प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ लीगल एडवाइस, अगर जरूरत पड़े तो लीगल एडवाइस भी दे सकती है ये एनजीओ और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, अगर जरूरत पड़ा तो कर सकते हैं, इसीलिए ये लीगल असिस्टेंस भी देती है। और जो लास्ट है हमारा रोल, मतलब एनजीओ का रोल, वो है फाइलिंग कंप्लेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। अगर पूरा लार्ज जो मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर अफेक्टेड होती है तो उसके बिहाफ में जाकर के ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ कंप्लेंट लॉन्च कर देती है, अलग अलग फॉर्म्स में बोल लो, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन में। क्लियर है? तो फाइनली ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। जिन्होंने, सुनो ध्यान से, जिन्होंने पूरे क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाओ, एक वहां पे वर्कशीट है, उसको अच्छे तरीके से गो थ्रू करना और एग्जाम में जाके बैठ जाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।